डियर स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का 7th नंबर पेपर ले रहे हैं। यह पेपर एसएससी सीजीएल जो 2021 के 2022 में कंडक्ट किए गए थे उसमें से ये जो है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। निश्चित रूप से आप अगर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 का दे रहे हैं तो प्रीवियस पेपर्स में इंग्लिश लैंग्वेज के इन पेपर्स के सॉल्यूशन को देखना आपको निश्चित रूप से एसएससी सीजीएल के इस साल के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए यह पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं और यह पेपर है एसएससी सीजीएल 2021 जो 13 अप्रैल 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट का एक सेंटेंस दिया गया है, मदन सेड दैट ही हैड नो वर्क टू डू दैट डे। तो देखिए आपको मालूम है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इसमें से देखना है। जैसे टुडे को हम लोग जब इनडायरेक्ट में करते हैं तो दैट डे कर देते हैं, क्लियर। यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देते हैं। तो पहली बात तो जब इसे चेंज करेंगे तो दैट डे का टुडे हो जाएगा। जिस किसी सेंटेंस में टुडे नहीं है वह आपका आंसर नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका यह आंसर नहीं हो सकता और यह भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपके पास केवल ए और सी ऑप्शन बचा हुआ है। अब चूंकि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब मनन सेड पास्ट में था, दैट कंजक्शन से जोड़ दिया, इसे हटा देंगे, ये कोमा लगेगा, इन्वर्टेड कोमा में ये बंद हो जाएगा। और ये ही हैड नो वर्क ये प्रेजेंट में था और इसे पास्ट में चेंज कर दिया था चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो ये जो दिया हुआ है कि ही हैड नो वर्क और ये ही मनन के लिए यूज हुआ है और चूंकि मनन अपने लिए ये सेंटेंस कह रहा था तो ये हो जाएगा आई हैव नो वर्क। तो आई हैव नो वर्क किसमें हो, देखिए ये पहले वाले में है, ये इसमें इसको इंट्रोगेटिव बना दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है वॉकैब से रिलेटेड। इसमें आपको एक शब्द दिया गया है लैक्यूना। इसमें आपको इसका सिनोनिम बताना है। लैक्यूना का मतलब होता है, देखिए कोई भी किसी चीज में गैप होना, चाहे वो राइटिंग हो, कोई विचार हो, कोई थियोरी हो, अगर उनके बीच में कोई एक तरह से रिक्त स्थान आ गया, कोई गैप बन गया तो उस गैप को हम लोग लैक्यूना कहते हैं। अब देखिए इनमें वर्ड्स यहाँ पे डायरेक्ट लैक्यूना का गैप सिनोनिम नहीं दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है मिसफॉर्चून, इसका मतलब तो दुर्भाग्य होता है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे लेंगर। लेंगर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक कमजोरी होना, थकान होना, थकावट होना, तो लेंगर भी नहीं हो सकता। एपैथी का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी तरीके की उदासीनता, किसी काम में कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट का न होना, तो इसे हम लोग एपैथी कहते हैं। अब यहाँ जो बचा हुआ हाईएटस, तो हाईएटस का मतलब भी होता है किसी भी चीज के अंदर गैप का होना, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे विचार हो, कोई भी श्रृंखला है उसमें से कोई गैप दे दिया गया। तो यहाँ पर इस लैक्यूना का जो सिनोनिम होगा वो हाईएटस होगा। या हाईएटस हो सकता है अधिकांश लोगों को इसका मीनिंग नहीं मालूम हो क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल वर्ड है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी अगेन आपका एक एंटोनिम पूछा गया है, शब्द असेंट। असेंट का मतलब होता है सीधा सा चढ़ाव, ऊपर की ओर किसी चीज का जो जाना होता है, जो चढ़ाव होता है उसे हम लोग कहते हैं। अब इसका पूछा गया एंटोनिम। तो एंटोनिम यहाँ तो ऊपर की तरफ चढ़ाव है, यहाँ पर नीचे की तरफ झुकाव होते हुए चले जाना, नीचे की साइड। तो इसका एंटोनिम यहाँ पर डायरेक्ट डिसेंट है। अब हालांकि यहाँ पर कुछ मीनिंग और दिए गए हैं, जैसे पेटेंट। तो पेटेंट का मतलब आप जानते हैं किसी भी चीज़ का पेटेंट हम लोग करवा लेते हैं वो, तो ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता एसेंट का। प्रेजेंट बिल्कुल अलग शब्द है, ये भी नहीं हो सकता। प्रेजेंट जो गिफ्ट वगैरह देते हैं उसको कह सकते हैं या वर्तमान को कह सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ रिजेंट। रिजेंट का मतलब होता है किसी बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करना, अपना गुस्सा, अपनी झुंझुलाहट, अपना अनॉयंस एक्सप्रेस करना, दैट इज रिजेंट। और इसका स्पेलिंग देख RESENT, लेकिन प्रोनाउंसिएशन रिजेंट, जेंट, रिजेंट। कुछ बच्चे एसेंट सेंट के चक्कर में रिसेंट कर देते हैं, नो रिजेंट। तो यहाँ पर एसेंट का एंटोनिम है डिसेंट होना। अगला शब्द यहाँ पर एक ईडियम के रूप में पूछा गया है और ये शब्द, ये ईडियम है डार्क हॉर्स। अब इसका शाब्दिक अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी इसको आप नहीं कहना कि काला घोड़ा या गहरे रंग का घोड़ा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। और ध्यान दीजिए डार्क हॉर्स एक ऐसा सिनोनिम है जो पिछले 15 साल में एसएससी में 6-7 बार इसका मीनिंग पूछा जा चुका है।
इसका मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत से टैलेंट होते हैं लेकिन वो उसके अंदर छुपे हुए हैं, वो किसी को बताता नहीं है, तो लोगों को अनएक्सपेक्टेडली लगता है कि जब वो पार्टिसिपेट करता है तो वो जीत जाता है। तो एक तरीके से वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। तो कहना चाहिए कि ए पर्सन विथ सेवरल हिडन क्वालिटीज विच ही जनरली डज नॉट शो टू द पीपल, लेकिन मौका आता है तो कहते हैं ना, हिंदी में जिसे कहते हैं ना छुपा रुस्तम, क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, छुपा रुस्तम होना। छुपा रुस्तम का मतलब उसके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं लेकिन वो किसी को बताता नहीं, छुपा के रखता है। तो यहां पर इसका जो मीनिंग है दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, किसी दूसरा पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन में, जीत गया। ये कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं कि दौड़ ही हो, ये आपका कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, कोई आपका म्यूजिक कंसर्ट हो सकता है जिसमें किसी ने गाया हो, जीत जाए उसके अंदर, और उसके पहले लोगों को उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ डार्क हॉर्स का मीनिंग है अनएक्सपेक्टेड विनर। क्लियर। आइए अगला देखिए, यहाँ पर अगेन सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है। प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर ए पार्टी। वैसे मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज ये बता दूं, ये जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है ग्रामर के आधार पर ये अपने आप में गलत है। अगर ये कॉमन एरर के, ये मुझे नहीं मालूम एसएससी ने किस आधार पे पेपर सेट करने वालों ने दे दिया, यहाँ पर ये 4 नहीं आएगा। जब किसी भी पार्टी में इनवाइट किया जाता है तो वी आर इनवाइटेड टू ए पार्टी, बट वी आर इनवाइटेड फॉर ए डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, फॉर एनी मील, तो फिर 4 आता है। लेकिन पार्टी में इनवाइट किया जाता है तो 4 कभी यूज नहीं मत कीजिएगा, ग्रामर के आधार पर गलत है। तो एसएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन ग्रामर के आधार पे अपने आप में गलत है, पर चूंकि ये कॉमन एरर का क्वेश्चन नहीं है, पूछा गया है यहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस दिया है, पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव में है इनवाइटेड, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में होता है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ऋतु को जब सब्जेक्ट बना देंगे तो यहाँ पर वॉज इनवाइटेड होना चाहिए। अब जिस किसी में वॉज इनवाइटेड है तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और ऋतु को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। सब्जेक्ट किसको बनाया जाएगा? ऋतु को। लेकिन वॉज इनवाइटेड आना चाहिए, तो ये वॉज इनवाइटेड 2 जगह पर दिया हुआ है, पर यहां तो प्रीति दे दिया, यहाँ पर ऋतु, जबकि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऋतु ऑब्जेक्ट है तो ऋतु को इनवाइट किया गया, तो ऋतु वॉज इनवाइटेड फॉर ए पार्टी बाय प्रीति। हालांकि ये ग्रामर के साथ पे यहाँ पे 4 नहीं 2 आना चाहिए। तो ये जो मैंने कहा ये वैसे ही अपने आउट कर दिए थे, और ये इस प्रीति के आधार पे आउट हो गया, केवल आंसर बचा बी। क्लियर। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में सोल्व करने पर केवल अधिकांश जो ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जाते हैं केवल टेंस को देखकर। एक्टिव में जो स्ट्रक्चर है उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, और पैसिव में आप हमेशा मानते हैं कि बी की किसी फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलचाल में थर्ड फॉर्म कहा जाता है का यूज किया जाता है। बी का मतलब है प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वॉज एंड वर, परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, कंटिन्यूअस में बी। ठीक। आइए अब अगला आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को बोल्ड किया गया है। आपको ये बताना अगर इस पर्टिकुलर पार्ट जो बोल्ड है अगर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो उसकी जगह पर कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा ये हमको बताना होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। तो यह जो कहा गया कि भाई मीनिंग यह है कि इस बुजुर्ग महिला को पैसे के अलावा स्नेह की ज्यादा जरूरत है। केयर पैसे की बजाय केयर और लव, यानी उसकी देखभाल हो, उसको प्रॉपर उसको स्नेह मिले, तो इसकी यहाँ पर ज़्यादा वो होती है। तो यहाँ पर देखिए बियॉन्ड अपने आप में सही मीनिंग नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिसाइड्स होगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त जिसे कहना चाहिए मतलब, और इस बी साइड का मतलब होता है के पास में। जैसे मान लीजिए राम श्याम के साथ पास में बैठा हुआ है तो कहेंगे कि राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम, तो बाय द साइड ऑफ। लेकिन बिसाइड्स का तो होता के अलावा एक और चीज, तो यहां मनी के अलावा उस बुजुर्ग महिला को क्या क्या चाहिए? केयर एंड लव। तो यहां पर बिसाइड्स जो है
ये सही ऑप्शन होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर एक शब्द दिया गया क्लेंच। इसका एंटोनिम पूछा गया, अपोजिट शब्द। क्लेंच का मीनिंग क्या होता है? क्लेंच का मीनिंग होता है किसी चीज को बहुत जोरदार तरीके से जकड़ कर पकड़ लेना, ऐसा क्लेंच कर लेना। इसीलिए कई बार एक कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको क्लेंच कहते हैं, जो किसी चीज को आगे उसका मुंह होता है से दबा के पकड़ लेते हैं। तो क्लेंच एज ए वर्ब होता है किसी को दबाकर पकड़ लेना। पर यहाँ एंटोनिम पूछा गया। टाइटन का मतलब होता है किसी चीज को टाइट कर देना, दबा के पकड़। क्लैस्प अलग मीनिंग है। देखिए क्लैस्प के दो मीनिंग है। क्लैस्प का मीनिंग एक तो देखिए किसी को वो कहना चाहिए कि किसी चीज को जोर से पकड़ लेना। इसके अलावा देखिए एक आपने देखा होगा बोरी वगैरह को सीलने के लिए एक मोटा सुआ होता है, ऐसे इतना मोटा होता है जिसमें छेद होता है और उसमें सूतली डाल के सीलते हैं, तो उसको भी अपनो क्लैस्प कहते हैं। और उसको सीलने की जो एक्टिविटी उसको भी क्लैस्प कहते हैं। तो क्लैंच से कोई रिलेटेड नहीं है। होल्ड का मतलब भी पकड़ना तो होता है। तो एंटोनिम पूछा गया लेकिन यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ रिलैक्स कर देना का मतलब उसको छोड़ देना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा क्या? रिलैक्स। क्लेंच का मतलब तो जकड़ कर पकड़ लेना, रिलैक्स करने का मतलब उसको छोड़ देना। क्लियर। आइए 8th में आ जाइए और अगेन यहाँ पर जो दिया गया है कि ये सेंटेंस बेसिकली एक्टिव वॉइस में है और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और इसमें सब्जेक्ट है द स्मिथ्स हैव पुट अप ए ह्यूज क्रिसमस ट्री। द स्मिथ्स का जो स्मिथ्स का जो पूरा परिवार है, जिनका सरनेम है, वो सारे स्मिथ्स ने एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ए ह्यूज क्रिसमस ट्री, ये सब्जेक्ट बनेगा। जब भी और टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बीन लगेगा पैसिव वॉइस में, और पुटअप का पुटअप ही रहेगा। तो ये होना चाहिए हैज बीन पुटअप, हैज बीन पुटअप। और सब्जेक्ट क्या बनेगा? ए ह्यूज। तो हैज बीन पुटअप कहां पर है? देखिए इसके अंदर है, ये चांस बनते हैं। इस पुटअप गलत हो गया, इस बीइंग पुटअप गलत हो गया, और ये वॉज पुटअप भी गलत हो गया। एक ही बचा आपका ए, और ये ए ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज बीन पुटअप बाय द स्मिथ्स। तो देखिए मैंने कहा एक आध दो पॉइंट को देखकर ही आप अपने आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एसएससी के एग्जामिनेशन में। बाकी आपको इस तरीके के जो हमारी युवाम की ग्रामर बुक है उसमें एसएससी सहित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बैंक, सीडीएस, एनडी और सिमिलर एग्जाम्स में, उस बुक का आप स्टडी करें। आपको निश्चित रूप से ग्रामर में अच्छी नॉलेज होगी। साथ में जो वॉकेब का पार्ट है और स्पेसिफिकली एडवांस्ड लेवल वर्ड्स जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स, फ्रेजेस, इसके लिए हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी हैं ग्रामर के और वॉकेब के, और हमारी बुक्स भी हैं। आप बुक्स को अमेजन और फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगेन देखिए ये ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है, किसी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, देखा ना, देखिए सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो कौन से पार्ट में गलती है, सेंटेंस को पढ़िए। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। देखिए क्या गलती है। अब देखिए यहां पर कि यह सवाल, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर, यहां पर क्वाइट के साथ ये टू लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ध्यान दीजिएगा, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आप TOO2 का लगाते हैं एज ए एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के पहले, तो ये निगेटिव मीनिंग देता है। और यहां पर किसी भी तरह का नेगेटिव मीनिंग नहीं है। कहा यह जा रहा है कि यह सवाल आंसर देने के लिए बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। तो यहां पर इस TOO को लगाकर गलत कर दिया गया, इसलिए बी आपका सही आंसर है। यहां से 2 को हटा दीजिए। ठीक है, क्वाइट सिंपल अपने आप के अंदर बिल्कुल सही यहां पर है। अगला देखिए यहां पर अगेन जो दिया गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वॉकेब से रिलेटेड, इसके लिए हमारी जो बुक है वो प्लस जो भी कहना चाहिए कि हमारी वीडियो कोर्स है उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए है ड्रॉइंग्स और राइटिंग्स स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। देखिए स्क्रिबल का मतलब होता है जल्दी जल्दी किसी चीज को लिखना, कोई चीज बना देना, उसे स्क्रिबल कहते हैं, जल्दी 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 कुछ लिख दिया। अब पब्लिक प्लेसेस पर जो दीवारें, आपने देखा होगा कई बार रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बहुत से ओवर ब्रिज बने हुए होते हैं, तो उनकी जो दीवार होती है उसके ऊपर सुंदर दिखने के लिए बहुत सी पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिख देते हैं, ठीक। तो उन्हें क्या कहते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस पर दीवारों पर सुंदर बनाने के लिए कुछ पेंटिंग्स बना दी जाती हैं, या कुछ पब्लिक को कुछ संदेश देने के लिए कोई ना कोई पेंटिंग या राइटिंग में कुछ चीज लिख दी जाती है, वो क्या है। तो देखिए पोस्टर्स तो एक अलग चीज है, कागज में जो छापते हैं, ठीक है, या फिर आजकल पोस्टर जो आपके कहना चाहिए कि स्क्रीन प्रिंटिंग होती है, वो भी होता है जो फ्लेक्स पे छपते हैं। स्केच का मतलब होता है जो पेंसिल वगैरह से किसी के फोटोग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, तो स्केच कहलाता है। होर्डिंग्स भी देखिए, जो बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं वो कपड़े पे जैसे बना दिया या किसी फ्लेक्स पर बना दिया, तो वो होते हैं। यहाँ पर वन वर्ड के रूप में ग्रेफिटी बिल्कुल सही है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के हिसाब से पब्लिक प्लेस पर किसी भी दीवार पर बनाई गई ड्राइंग या कुछ दिया हुआ लिखा हुआ संदेश ग्रेफिटी कहलाता है, ठीक। अगला देखिए, फिर सिनोनिम पूछा गया और यह सॉल है। ध्यान दीजिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पर ये एन साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सोलेम। सोलेम के देखिए दो मीनिंग होता है। एक तो इसका मीनिंग होता है जो बहुत सीरियस रहता है, यानी थोड़ा उदासी का भाव आ जाता है, और उसका अपोजिट बन जाता है चीयरफुल। तो एक तो हो गया ये। एक होता है जो बहुत डिग्निटी से व्यवहार करता है, फालतू की चीज बोलता नहीं है, और सीरियसली या बहुत सिंसियरली किसी चीज को परफॉर्म करता है, तो वो भी सोलेम कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए इससे आपको क्या मतलब, जो कहते हैं ना, अभी अपनी ईमानदारी और सत्य निष्ठा से अपनी इमेज को बनाए रखकर चेहरे पर उसी तरीके के सिंसियर हाव भाव रखता है। अब देखिए यहाँ पर डिग्निफाइड बिल्कुल ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता मीनिंग है, और ये चूंकि यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी मोटी चीज है। एक्साइटेड का मतलब जो उत्साहित होते हैं उसे कहते हैं। फ्रीवलेस एक बहुत अच्छा शब्द है। फ्रीवलेस का मतलब होता है बिल्कुल ओछापन, छिचोरापन या तुच्छ चीज जो होती है ना, उसे कहते हैं फ्रीवलेस। कुछ लोग बहुत ही फ्रीवलेस कमेंट्स कर देते हैं छिचोरेपन के, यानी वो उस लेवल के नहीं है, जबकि यहाँ तो हम कह रहे हैं कि अपना स्टेटस मेंटेन करते हुए सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करना, या एक तरह से कहना बहुत ही सीरियस मूड में रहना। इसका देखिए जो सिनोनिम है दैट इज डिग्निफाइड। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी मोटी कोई चीज, तुच्छ जिसे कहना चाहिए मात्रा में, अमाउंट में। फ्रीवलेस का मतलब ओछापन, छिचोरापन उसे कहते हैं। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा डिग्निफाइड। सोलेम का सिनोनिम डिग्निफाइड। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर ग्रामर से रिलेटेड है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और एक पार्ट में गलती हो सकती है, ठीक है। गलती नहीं है तो फिर से आंसर दीजिएगा, नो एरर। सेंटेंस देखिए, देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो। देखिए पूरे सेंटेंस को अगर मैं पढ़ता हूं तो इससे एक निगेटिव मीनिंग जा रहा है कि शो के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए उनके पास न के बराबर टाइम था। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनमें आपको अच्छे से अंतर समझना होगा। ऐसे होता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। पहले बात तो देखिए, लिटिल ये किसी अमाउंट को दिखाता है, मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी। और फ्यू बेसिकली नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? नंबर। और ये अमाउंट ऑफ समथिंग, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अंतर यह है कि लिटिल नेगेटिव सेंस में आता है, फ्यू भी नेगेटिव सेंस, न के बराबर, न की मात्रा में। ए लिटिल कहा तो थोड़ा सा, द लिटिल का तो थोड़ा सा, लेकिन पूरा का पूरा। इसके लिए हमारी युवाओं के ग्रामर बुक पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखिए, निश्चित रूप से आपको उसको काफी फायदा होगा। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो मैं कंक्लूड कर पा रहा हूं वह यह है
कि यहाँ पर ये मीनिंग दिया जा रहा है कि देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, कि शो के लिए तैयार करने के लिए उनके पास न के बराबर टाइम था। तो यहाँ पर ए को हटाया जाना चाहिए, पहली प्रायोरिटी मेरी ए को हटाने की है, क्योंकि यहाँ वैसे भी एक कहना चाहिए अगर आपने ए लगाया और फिर वेरी भी लगा दिया तो नेगेटिव नहीं, या फिर इसको ए को हटा दीजिए आप। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट यानी इसमें गलती है, यहां पर डी आंसर आपका होगा। क्लियर? मेरे हिसाब से यहां पर वेरी लिटिल टाइम कर दीजिए कि बहुत कम समय है तैयार करने के लिए, ए को हटा दीजिए। यहां सकारात्मक मीनिंग देने के लिए हमें कोई इसमें सेंटेंस का जो भाव लग रहा है वो नेगेटिव है। आइए अगला आपके सामने देखिए दिया है फिल इन द ब्लैंक का, और सेंटेंस है हरीश वॉइस यानी हरीश की आवाज इन द एम्प्टी रूम्स ऑफ देयर न्यू हाउस, कि उनके नए मकान के खाली रूम में उसकी आवाज क्या हो रही थी। जनरली खाली जगह होती है तो आवाज गूंजती है, ठीक है, क्या करती है बेसिकली एको करती है, एको साउंड आता है वहां पे, आता ना। अब मीनिंग देखिए, रिलैप्स्ड का मतलब होता है चाहे किसी बीमारी से किसी इंप्रूवमेंट, बीमारी में या किसी और चीज इंप्रूवमेंट के बाद वापस उसी स्थिति में चले जाना, वो रिलैप्स हो जाना कहलाता है। तो ये तो इसका मीनिंग नहीं होगा। रिवर्ट को पास्ट में दिया रिवर्टेड, तो रिवर्ट का मतलब जवाब देना होता टू रिप्लाई, तो यहां पर भी कोई रिप्लाई का मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर जो दिया हुआ साउंड शब्द से ये बना हुआ है, और जब इसमें आर ई लग गया तो ये वर्ब बन गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिजाउंड। ध्यान दीजिएगा ये साउंड है, पर आर ई लगा तो रिसाउंड नहीं बोलेंगे, रिजाउंड। रिजाउंड का मतलब होता है आवाज वापस लौटकर आकर उसमें गूंजती है, इसके लिए एको भी कहते हैं। और एक और शब्द होता है उसे रेवरब्रेट कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? रेवरब्रेट। बहुत अच्छा शब्द है रेवरब्रेट, बहुत बार पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नाउन बनता है रेवरब्रेशन, और ये इसका फिगरेटिव यूज भी होता है कि उसकी आवाज इस इतिहास में उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया है कि आने वाली पीढ़ी तक उसकी आवाज गूंजती रहेगी। ठीक। और यहां पर एक शब्द है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के दो मीनिंग है। नाउन के रूप में ये कोई मौज मस्ती करने के लिए शहर के बाहर कहीं बने हुए या किसी होटल के लिए यूज होता है, रिजॉर्ट कहते हैं। दूसरा इसका प्रोनाउंसिएशन रिसॉर्ट नहीं कहेंगे। मैंने बहुत लोगों को इसको रिसॉर्ट कहते हुए सुना है। दिस इज नॉट रिसॉर्ट, दिस इज रिजॉर्ट। लेकिन जब वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं तो किसी समस्या को हल करने के लिए किसी चीज का सहारा लेना, कोई उपाय अपनाना, लेकिन वो सहारा और उपाय कई बार गलत तरीके का हो सकता है। जैसे बोलिए कुछ लोग रोड पर हड़ताल कर रहे हैं और वो लड़ाई करने पर आमदा हैं, तो पुलिस ने उनको हटाने के लिए उपाय क्या किया? लाठी चार्ज किया। तो कह सकते हैं द पुलिस रिजॉर्टेड टू लाठी चार्ज। और रिजॉर्ट के बाद ध्यान दीजिएगा हमेशा टू आएगा, रिजॉर्टेड टू डू समथिंग और रिजॉर्टेड टू डूइंग समथिंग। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हरीश की आवाज है उस नए मकान के खाली कमरे में रिजाउंड करके आ रही थी, ठीक है, यानी गूंजना, रेवरब्रेट करना। ठीक। तो बाकी शब्द क्यों नहीं होंगे ये आपने समझा। आइए अगला फिर देखिए कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में किसी एक पार्ट में एरर है, किसी एक पार्ट में एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। तो देखिए आपको 2 शब्द हैं, एक ये होता है FARTHER और एक होता है फर्दर। ध्यान दीजिएगा अगर इनको एडवर्ब के रूप में यूज करें तो दोनों एक बार के लिए डिस्टेंस के लिए यूज हो सकते हैं, दोनों, ये फार्दर भी और फर्दर भी। पर जब इनको हम लोग एडजेक्टिव के रूप में यूज करें, एडजेक्टिव का मतलब किसी नाउन के पहले यूज करें, जैसे कि इंफॉर्मेशन के पहले यूज किया गया, तो फिर ये जो फार्दर है तो केवल दूरी के लिए होता है, और ये फर्दर के लिए जो होता है वो एडिशनल कोई चीज अगर हो तो उस एडिशनल चीज के लिए यूज होता है कि कोई और चीज का होना, मोर और एडिशनल। तो यहां पर क्या गया? इफ ही वांट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ये फिर फार्दर नहीं होगा,
एडजेक्टिव के रूप में मैंने बता दिया है, तो यहां पर होगा फर्दर। क्या होगा? फर्दर। क्लियर हो गया? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, फार्दर एंड फर्दर। ये एडजेक्टिव की गलती है और ये फार के कहना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री मानी जाती है, और ये एडवर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। एडवर्ब, फार एडवर्ब भी और एडजेक्टिव भी, दोनों है। फार जो है ये क्या है? ये एडवर्ब, एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। इनकी कंपैरेटिव डिग्री ये दोनों है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, जैसा कि यहां पे दिया गया है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? तो आइए चारों शब्दों को समझते हैं। पहले यहां पर है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी, पहले तो देखिए जिन किन्हीं शब्दों के लास्ट में LOGY आता है तो इसे कभी भी लॉजी नहीं बोला जाता है, दिस इज ऑलवेज लजी। जैसे ये दिस इज नॉट बायोलॉजी, दिस इज बायोलॉजी, बायोलॉजी। दिस इज नॉट जियोलॉजी, जियोलॉजी। दिस इज नॉट इकोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक, अब देखिए इनका, देखिए जियोलॉजी का मतलब होता है कि साइंटिफिक स्टडी की पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी है, जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनकी स्टडी को करने को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। तो ये तो इंसेक्ट की स्टडी नहीं हुई। ठीक ऐसे इकोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारी सृष्टि में, विश्व में जो एनिमल्स पाए जाते हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं, उनके में आपस के रिलेशन और उनसे जो क्रिएट होता है एक इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट की स्टडी और उनके रिलेशन की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल बार बार आ रहा कि इकोसिस्टम बिगड़ गया है। और बायोलॉजी तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक साइंस का सब्जेक्ट है, जानवरों का और उनके स्ट्रक्चर का एक साइंटिफिक स्टडी। एक ही बचा एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी तो इसका मतलब होता है इंसेक्ट की स्टडी करना। हालांकि इसकी स्पेलिंग है ENT से, पर इसका प्रोनाउंसिएशन एंट बोलते हैं, तो ANT, एंट का मतलब कीड़ी को बोलते हैं। तो मान लो प्रोनाउंसिएशन ये एंट है, तो फिर यह कि कीड़े मकोड़ों की स्टडी, यूं करके आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन स्पेलिंग फिर ANTO मत कर दीजिएगा, ये सिर्फ मैंने आपको उसको एसोसिएट करने के हिसाब से बताया। ठीक, अगला एक ईडियम है और स्टोन्स थ्रो। अगर आप बस इतनी दूरी के पे आप बाटा फेंको, और आप बाटा कितना फेंक पाओगे? ज्यादा कितना फेंकोगे आप? कितना फेंकोगे? 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कहना चाहिए। तो यहां पर इसका सिनोनिम है शॉर्ट डिस्टेंस। लार्ज ऑर्डर, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हर्ट स्लाइटली, ये कोई मीनिंग नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस, इतनी दूरी पे कि आप भाटा फेंको, कहां तक पहुंचेगा? बहुत 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो फेंका हुआ पत्थर पहुंच नहीं सकता, क्योंकि हाथ से फेंक रहे हो, फिजिकल पावर से फेंक रहे हो आप। ठीक, आइए अगला देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो। पहला देखिए AISLE, क्या कहते हैं इसको? अधिकांश लोगों को इसका मीनिंग नहीं मालूम, तो पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन समझते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज आइल। क्या बोलेंगे इसका? आइल। बड़ा अजीब है ना, एस वगैरह सब गायब। आइल, इसका मतलब होता है जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो उनके बीच में, सीट के बीच में पैसेज बना हुआ होता है, उसे आइल कहते हैं। ऐसे ही देखिए कुछ बिल्डिंग्स के बीच, जैसे उसमें दोनों तरफ बहुत सी चीज़ें जची हुई, जमाई हुई हैं और उसके बीच से निकलते हैं, तो वो आइल होता है। खासतौर से बस, ट्रेन, एरोप्लेन में सीट के बीच में जो पैसेज जो होता है उसे आइल कहते हैं। एडोन का मतलब होता है किसी को सजाना, संवारना और उसको बहुत अट्रैक्ट बना देना। भाई मैंने तो ये एटिक शब्द कभी सुना नहीं है, लेकिन ये अल्टर का मतलब होता है वेदी, जहां पर पूजा पाठ करके हवन किया जाता है, उसे कहते हैं। और चर्च में भी एक जगह होती है जहां पर पोथी वगैरह रखे, बुक वगैरह रखे, उसको पढ़ा जाता है। और हिंदू धर्म में इसे वेदी कहते हैं, जहां जिस चीज पर बैठकर जिस जगह पर हवन किया जाता है। तो भाई स्पेलिंग तो गलत, ये एटिक मैंने तो नहीं सुना। ठीक, अब आइए, बहुत अच्छा एक सेंटेंस है और उसको बोल्ड कर दिया गया डिडंट यू को। ये ग्रामर के आधार पर गलत हो सकता है। गलत है तो इसका सब्स्टिट्यूट का होगा, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिखा है। इट मींस अगर ये सही है तो हम आंसर देंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। सेंटेंस है देखिए, आई इमेजिन
you have learned a valuable lesson from this experience. So I imagine, मैं ऐसी कल्पना करता हूं, you have learned a valuable lesson from this experience, कि आपने इस अनुभव से बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट सीखा होगा या सीखा है, नोट होगा सॉरी, सीखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव लर्नड, कि आपने इस अनुभव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। तो ये कह रहे हैं कि ये टेक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ये टेक क्वेश्चन सही है? ये टेक क्वेश्चन यहां गलत है। गलत इसलिए है कि प्रेजेंट परफेक्ट इसका हम लोग टेक क्वेश्चन इसका बनाएंगे। तो पहली बात तो टेक क्वेश्चन ये मान के चलिए कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस, और इसका टेक की बात कीजिए, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टेक इसका नेगेटिव बनता है। जैसे मैंने पूछा यू आर ए डॉक्टर, तो कहा गया यू आर ए डॉक्टर। हिंदी में कहा नहीं हो क्या, आप एक डॉक्टर हैं, नहीं है क्या? ऐसा कंफर्म करने के लिए हम बाद में एक पुंछल्ला, एक टैग क्वेश्चन के रूप, इसे हम लोग टैग क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग क्वेश्चंस। और ये बातचीत का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने कहा राम रोजाना स्कूल जाता है, नहीं जाता क्या? तो राम रोजाना स्कूल जाता है, पहले मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, अब सामने वाले व्यक्ति से कंफर्म करवा रहा हूं, नहीं जाता क्या? तो अफर्मेटिव बोला, राम रोजाना स्कूल जाता है, टैग नहीं जाता क्या? तो अगर अफर्मेटिव है तो टैग क्या होगा? नेगेटिव। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होगा? अफर्मेटिव। और जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज होगी। यहां पे दिया हैव लर्नड, तो हैव ही यूज होगा भाई। क्लियर? बस ये कि अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, तो ये डिडंट की जगह पर होगा हैवंट यू। देखिए राम गोज टू कॉलेज एवरी डे, तो इसका टैग बनेगा डजंट ही। हमने कहा राम डज नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे, नहीं जाता है, तो पूछेंगे जाता है क्या? जैसे आप डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर हो क्या आप? ऐसा पूछते हैं। ठीक, तो यहां पे हैव लर्नड का बनेगा हैवंट यू। सो ये टैग क्वेश्चन हमने अपनी बुक में बहुत डिटेल में दिया है, युवाम की ग्रामर बुक में। अब इनको पढ़िए। बस मोटे तौर में मैंने रूल बता दिया कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा। ठीक, आइए 19th नंबर में अगेन देखिए, ये ग्रामेटिकल एरर पूछा गया, इसमें भी टैग क्वेश्चन ही है। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन ए बिग सिटी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। अब अभी मैंने कहा था ये अफर्मेटिव में है, इसे नेगेटिव में बनाएंगे हम लोग टैग क्वेश्चन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट लगाते हैं हम लोग। ठीक, यहां पर योर एल्डेस्ट सिस्टर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम शी का यूज करेंगे, तो इसका टैग जो बनना चाहिए वो नेगेटिव बनना चाहिए। क्या यहां नेगेटिव है? नहीं है, तो टैग इसका बनेगा डजंट शी। क्या बनेगा? डजंट शी। हाँ, अगर ये नेगेटिव होता योर एल्डेस्ट सिस्टर डज नॉट लिव इन ए बिग सिटी, तो बंदा डज शी, तो गलती आपके इस पार्ट में बताई जाएगी। तो ये टैग के देखिए दो क्वेश्चन आ गए। ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 का पेपर जो 13 अप्रैल 2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, वो ये क्वेश्चन है। ठीक, आइए अगला देखिए। यहां पर बहुत अच्छा, यहां पर 4 सेंटेंस दिए गए ABCD, इनको एक बार पढ़िए। ये लॉजिकली अल्फाबेटिकली नहीं दिए गए हैं, जिगजैग है, जंबल्ड है। इनको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, तो यहां ग्रामर की बजाय आपकी समझ का टेस्ट है, आपके लॉजिक का टेस्ट है। ग्रामर के आधार पर चारों सेंटेंस को पहले पढ़िए और देखिए इसमें पहला सेंटेंस कौन होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जनरली कोई सेंटेंस यदि किसी प्रोनाउन से शुरू हो तो वो पहला सेंटेंस नहीं होता है, क्योंकि कोई प्रोनाउन किसी नाउन के लिए यूज होता है। तो पहले वो नाउन वाला सेंटेंस ढूंढिए जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हो। जैसे ये इट का इट इज ए पार्क, इट मीन्स ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या होगा वो देखिए।
इट इज ए पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर्स वी हैव सीन, कि ये जो पार्क है, जो हमने और जो पार्क देखे उनसे बिल्कुल अलग है। पहला सेंटेंस नहीं सुनता। वन डिफरेंस इज दैट, और पहला अंतर क्या बता दिया देखिए, वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन्स ऑफ स्क्रैप। एक अंतर है, वो अंतर यह है कि इसे 250 टन जो स्क्रैप था, पत्थर वगैरह जो था, कूड़ा करकट पत्थर था, उनसे बनाया गया है। तो ये इट के बाद का सेंटेंस वाली पोजीशन आ गई। अनदर डिफरेंस, तो देखिए पहला डिफरेंस है इसके बाद के आ गई है, तो ये तो आसान से हो गया। अब इसमें बचा ए न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। तो देखते लगेगा कि डी पहला सेंटेंस है। अब यहां पर आंसर वही होगा जिसके अंदर डी सबसे पहले होगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए। अब ये कहा गया कि ए न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू पब्लिक इन न्यू दिल्ली। ठीक, तो यहां पर जो नेक्स्ट आना चाहिए वो ए आ जाएगा, क्योंकि इस पार्क के लिए इट का यूज किया गया है, और ये कॉमन वर्ड है, डिफरेंट से डिफरेंस आया तो ये यूज हुआ, फिर बाद में ये यूज हुआ। तो सीधा सा ये होगा BABC, यानी DABC, यानी डी सबसे पहले फिर ए। तो देखिए ये दो देखते ही ये भी आउट हो जाता, तो सिर्फ आपका आंसर आया बी ऑप्शन यहां सही है। अब आगे क्लोज टेस्ट का एक क्वेश्चन देखिए, जो 2021 का SSC CGL का पेपर 2022 में हुआ था, उनके इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रीलिम्स का पेपर था, सभी पेपर 21 पेपर हुए थे टोटल, उन सभी में ये क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन जरूर पूछे गए। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ में कुछ फिल इन द ब्लैंक दे दिए जाते हैं। जिसे अभी एक सेंटेंस पूछा गया था ना, लैक्यूना या हाइएटस। ठीक, तो यहां पर हाइएटस दे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया है। आगे इसके देखिए ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना होगा। ठीक, तो जल्दी से एक बार इस पैराग्राफ को यहां से यहां तक पढ़ लीजिए, आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा। इफ यू थॉट दैट योगा वॉज ऑल अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, इट इज टाइम रीथिंक। अगर आपको लगता है कि ये जो योग है ये केवल अपने शरीर को झुकाना है, ट्विस्ट करना है, यही सब कुछ है, तो केवल शेप के अलग अलग शेप में अपने शरीर को झुकाना आगे पीछे वो है, तो आपको दोबारा इसके बारे में सोचना चाहिए। योगा इज मोर, योगा इससे कहीं ज्यादा है, इससे बढ़कर है। ठीक है, तो योगा इज उससे ज्यादा है। तो अगर देखें तो योगा इज मेनी मोर, मच मोर, ऑल मोर, फ्यू मोर। तो मच मोर आएगा क्योंकि मेनी नंबर के लिए आता है और मच केवल अमाउंट दिखाता है। ठीक है, तो यहां तो एक तो आपको यही मिल गया, यानी ये आ गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सामान्य शब्दों में, गिविंग केयर योर बॉडी, कि अपने शरीर को कुछ देखभाल करना। तो देखिए टू गिव केयर टू समबडी या समथिंग होता है, तो यहां पर ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पर केयर, गिविंग केयर ऑन योर बॉडी, टू योर बॉडी, एट योर बॉडी, फॉर योर बॉडी, तो यहां पर ये भी सबसे अप्रोप्रिएट है, टू गिव केयर टू समथिंग, और वैसे भी टू गिव समथिंग टू समबडी। क्लियर? देन फिर दिया डिराइव्ड, fill in the blank, the Sanskrit word yuj, which means to unite or integrate. Yoga is 5000 year old Indian body of knowledge. ध्यान दीजिए, डिराइव का मतलब होता है किसी एक शब्द से दूसरे शब्द को निकाल लेना। किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और उससे कुछ अर्थ या कुछ मायने निकाल लेना। इसलिए डिराइव के बाद हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, वो हमेशा होता है फ्रॉम। टू डिराइव समथिंग फ्रॉम समथिंग, सो डिराइव फ्रॉम, तो यहां पर फ्रॉम आना चाहिए, और यहां पर टू हो गया, और यहां पर मच मोर हो गया। अब यहां पर जो फ्रॉम होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा, और ये फ्रॉम दिया हुआ है यहां पर बी के अंदर। ठीक, तो ये तो फिक्स्ड हो गया दो चीजें, यानी आपका 2 नंबर वाला ये और ये फिक्स्ड हो गया। आगे देखिएगा कि ये जो ये संस्कृत के शब्द युज से निकाला गया है, इसे डिराइव किया गया है, उसका मतलब होता है टू यूनाइट और इंटीग्रेट, जोड़ना, एक बना देना, इंटीग्रेट करना। इट मीन्स योगा इज ए 5000 ईयर ओल्ड इंडियन बॉडी ऑफ लैंग्वेज। तो यहां पर पहली बार यूज हुआ, इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा,
और यहाँ पर एन का नहीं ए का यूज होगा, ठीक। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी, द माइंड एंड ब्रेथ। कि जो योगा है ये अपने शरीर को अपने दिमाग और सांस के साथ तालमेल बिठाना है, तो यहाँ पर विद आना चाहिए, हार्मोनाइज द बॉडी विद माइंड। तो देखो बहुत आसान है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ है मेंस में, उसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस गणित से ज़्यादा हो गई है। गणित केवल 90 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश 135 मार्क्स के हैं 45 क्वेश्चन है। इसलिए आपको हमारी ये जो सीरीज है पूरी आपको देखना चाहिए। आने वाले टाइम में हम इसके जो भी पीडीएफ है पेपर्स की वो भी प्रोवाइड करेंगे, आप इनको देखें और इनके सॉल्यूशन को किस तरीके से आप आंसर निकालें। चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं, हर शब्द का मीनिंग बता रहा हूं, इसलिए इसमें टाइम बहुत लग रहा है। अदरवाइज ये पूरा 10 से 12 मिनट में पेपर सोल्व किया जा सकता है, ये मान के चलिए, और बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो आपको यदि एसएससी सीजीएल की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी युवाम संस्था की जो भी बुक्स हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, उनको खरीदें। हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप उनको खरीदिए। आपको किसी कोचिंग क्लास में जाने की जरूरत नहीं है और ये बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।